अब इकोनॉमिक्स की तैयारी होगी और भी आसान। यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी के लिए हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स अब मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस पर उपलब्ध है। कम फीस में कंप्लीट कंसेप्चुअल प्रिपरेशन करने के लिए आज ही विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल ऐप डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, व्यापार चक्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं सैमुअल्सन का व्यापार चक्र। तो सैमुअल्सन ने जो गुणक है और त्वरक है इसकी अंतरक्रिया करके अंतरक्रिया के माध्यम से अपने व्यापार चक्र को समझाया। तो बच्चों, गुणक और त्वरक की अंतरक्रिया को हम सुपर मल्टीप्लायर भी कहते हैं, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी उसको एक बार आप देख सकते हो। तो बच्चों, व्यापार चक्र में जो एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था इंटरएक्शन बिटवीन दी मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर प्रिंसिपल्स, इस सिद्धांत में उन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसको प्रेजेंट किया। और व्यापार चक्र का जो मूल कारण है वो गुणक और त्वरक की अंतरक्रिया है, यानी कि गुणक और त्वरक की जो अंतरक्रिया है उसकी वजह से व्यापार चक्र पैदा होता है। और किस तरीके से व्यापार चक्र पैदा होता है उसको हम इस पूरे की पूरे वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। उनका यह मानना था कि गुणक और त्वरक को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं गुणक क्या है, त्वरक क्या है। देखिए, गुणक जो है, गुणक हम बात करें गुणक की, इसका मतलब होता है कि आप अगर स्वायत्त निवेश कर रहे हो, यानी कि ये वाला, तो इससे आपकी जो आय में वृद्धि होगी वो कई गुना ज्यादा होगी। इसको बोलते हैं निवेश गुणक, यानी कि निवेश गुणक आय में परिवर्तन और निवेश स्वायत्त निवेश में परिवर्तन का अनुपात है। और इसकी जो वैल्यू है ये इस पे डिपेंड करती है, जिसको हम बोलते हैं अल्फा या एमपीसी, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पे डिपेंड करती है। अब जबकि क्योंकि अर्थव्यवस्था में एक बार आय बढ़ चुकी है इसलिए उपभोग में वृद्धि होगी, और उपभोग बढ़ने की वजह से आपका जो निवेश है उसमें भी वृद्धि होगी, जो कि प्रेरित निवेश है, जिसकी वजह से आपका निवेश बढ़ेगा। और इसको बोलते हैं वी, यानी कि इसको बोलते हैं आप एक तरीके से कह सकते हो मल्टीप्लायर, सॉरी त्वरक, यानी कि निवेश में परिवर्तन और आय में परिवर्तन, उपभोग में परिवर्तन का जो अनुपात है उसको बोलते हैं बच्चों त्वरक। ये हमारा त्वरक है। तो गुणक और त्वरक, देखिए मैं आपको रिपीट कर देता हूं दोबारा से। आपने निवेश किया, स्वायत्त निवेश किया, आय बढ़ी, उपभोग बढ़ा, फिर से प्रेरित निवेश बढ़ा, और फिर से अर्थव्यवस्था में आय बढ़ेगी। यानी कि अर्थव्यवस्था में जो आय में वृद्धि होगी वो कई गुना ज्यादा होगी, और उसी की वजह से अर्थव्यवस्था में उतार और चढ़ाव आते हैं, इसकी वजह से। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको गुणक और त्वरक की अंतरक्रिया कैसे करती है उसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, ऑलरेडी हमने एक टेबल बनाई हुई है, तो मैं आपको मान्यता समझाऊं उससे पहले आप एक बार देख लीजिए कि गुणक और त्वरक किस तरीके से काम करता है। तो पहले आप वो तालिका देख लीजिए, पर मल्टीप्लायर किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से अर्थव्यवस्था में मंदी और तेजी आती है। उसके लिए बच्चों हमने टेबल बनाई हुई है। हालांकि टेबल में कैलकुलेशन ज्यादा थी इसलिए हमने ऑलरेडी बना दी है, लेकिन हम धीरे धीरे आप बच्चों को समझाएंगे जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए अर्थव्यवस्था में 100 रुपए का निवेश होता है। ये प्रारंभिक निवेश है, और न तो किसी तरीके का प्रेरित उपभोग है, न ही किसी तरीके का प्रेरित निवेश है, इसलिए आय में भी 100 रुपए की वृद्धि होती है। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि बहुत कंफ्यूज करेगा आपको, धीरे धीरे समझिएगा। अब आय जो है वो एक बार हो गई, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि जो निवेश है वो अर्थव्यवस्था में से गायब तो नहीं हुआ, वो तो निवेश हमेशा रहेगा। अर्थव्यवस्था में अब जो निवेश है वो 100 का है, और प्रेरित उपभोग यानी कि एमपीसी जो है वो 0.5 हमने मान लिया, यानी कि जितनी भी हमारी आय होगी उसका 50% हम खर्च कर देंगे। तो 50% खर्च करने का मतलब क्या है कि 100 का 50% कितना हुआ, 50 रुपीज खर्चा कर दिया। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो प्रेरित निवेश है, प्रेरित निवेश का मतलब डेल्टा ए अपॉन डेल्टा सी इक्वल टू 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी उपभोग में परिवर्तन होगा उसका 2 गुना हम निवेश करेंगे, उपभोग में परिवर्तन का 2 गुना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर आप देखिए, मैं आगे आपको बता रहा हूं, इस समय जो प्रेरित निवेश है 2 गुना, मतलब यहां पे मान लीजिए 0 था, तो 0 से 50 होने का मतलब 50, और 50 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 आएगा। अब इन तीनों को जोड़ दें तो आंसर जो आएगा वो 250 आएगा, यानी कि 2 स्टेप में हमारी इनकम जो है वो 250 हो गई, और अर्थव्यवस्था जो है वो समृद्धि की ओर जा रही है। मैं डायग्राम में अगर आपको बताना की कोशिश करूं तो अर्थव्यवस्था जो है वो, अगर मान लीजिए ये हमारा पूर्ण रोजगार का लेवल है, तो अर्थव्यवस्था समृद्धि की ओर जा रही है। अब अभी अर्थव्यवस्था और समृद्धि की ओर जाएगी, क्योंकि उपभोग का जो स्तर है ये 250 का आधा हो गया, 125 सॉरी। अब यहां जो परिवर्तन हुआ है उसको देखिए, परिवर्तन हुआ है 75 का। 75 में उपभोग में परिवर्तन हुआ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 150, और ये हमारा स्वायत्त निवेश है जो कि समान है।
तो तीनों को जोड़ने के बाद 375 आएगा बच्चों। चौथी स्टेज में क्या है, 375 का 1/2 50%, ये हमारा हो गया उपभोग। ठीक है, इसके बीच का जो अंतर है वो 62.5 होगा, जिसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 125 आ जाएगा। और 125 को अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो ये 412 आ जाएगा। यानी अर्थव्यवस्था में अभी समृद्धि काल चल रहा है, ये समृद्धि का काल हो गया। अब समृद्धि खत्म हो जाएगी बच्चों, क्योंकि आप देखिए कि उपभोग की जो दर है यहां पे देखिए कम होना शुरू हो रही है। पहले 75 बढ़ा, फिर 75 नहीं बढ़ा, और धीरे धीरे उपभोग में जो है वृद्धि की जो दर है वो घटने शुरू हो गई है। अब 412.50 का 50% यानी कि ये 206.25 बनता है, ये उपभोग किया जाएगा। और इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको 2 से मल्टीप्लाई करने से 37.50 आएगा। और इन तीनों को जोड़ दोगे तो 343.75 आएगा। यानी कि प्रतिसार जो रिसेशन है वो प्रारंभ हो चुका है, रिसेशन प्रारंभ हो गया है। इसके बाद आप देखोगे तो ये हमारा है 343.75, इसका हाफ हो गया ये वाला 170.88। ठीक है, अब इसमें जो है वो कमी आई है, आप देखो 206.25 से 171.88 हो गया, यानी कि उपभोग में कमी आई है। उपभोग में कमी को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -68.74 हो जाएगा, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में 203.75 पैसा बचेगा। और इसका हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 101.75। अब इस दोनों के गैप का 2 से मल्टीप्लाई करके इन तीनों को जोड़ दोगे तो 60.90 आ जाएगा। और इसी तरीके से काम करना है। इसका मतलब क्या है, मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूं। अर्थव्यवस्था में मंदी आई, पहले समृद्धि आई, फिर प्रतिसार आया, फिर अवसाद आया, और अवसाद के बाद फिर से रिकवरी आ गई। तो ये है बच्चों इसका व्यापार चक्र जो उन्होंने बताया था, किसके माध्यम से, महागुणक के माध्यम से। बच्चों मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जो भी हमारी आय है उसका 1/2 खर्च किया जाएगा। और जितना भी परिवर्तन हो रहा है, हर स्टेज में जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे इन दोनों का जो परिवर्तन, इन दोनों का जो परिवर्तन, मतलब परिवर्तन जो भी हो रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो प्रेरित निवेश है बच्चों वो आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूं, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आप एक बार कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों। कंसेप्ट ये है कि निवेश में परिवर्तन से उपभोग में परिवर्तन होगा, उपभोग में परिवर्तन से निवेश में परिवर्तन होगा, निवेश में परिवर्तन से आय में परिवर्तन होगा। और ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के अंतर संबंध की वजह से अर्थव्यवस्था में मंदी तेजी आते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आइडिया हो गया होगा कि गुणक और त्वरक किस तरीके से अंतर क्रिया करते हैं। अब हम इस पूरे की पूरे टॉपिक को आगे समझाते हैं। सबसे पहले हमारी मान्यता है कि स्वचालित निवेश सरकार के द्वारा किया जाता है, और निजी निवेश जो है वो निजी फर्में निजी निवेश करती हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था, जिसमें y जो है वो C+I+G है, यानी कि हम इसमें जो बंद अर्थव्यवस्था है वो लेके चल रहे हैं, और सरकारी व्यय को हमने स्थिर मान लिया है। उपभोग जो है वो पिछले वर्ष की आय का फलन है, यानी कि जो वर्तमान आप उपभोग कर रहे हो, मान लीजिए आप कर रहे हो करेंट में 2021 में जो उपभोग कर रहे हो वो डिपेंड करता है MPC पर और 2020 की आय पर। ये इसका मतलब है, यानी कि चालू वर्ष का उपभोग जो है वो पिछले वर्ष की आय पर निर्भर करता है, और साथ ही साथ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप समझ लीजिए कि हमारी जो सैलरी है वो हर महीने मिलती है, तो मैं कितना उपभोग करूंगा दिसंबर में, ये डिपेंड करता है नवंबर की सैलरी पर। इसी तरीके से उन्होंने पूरा साल का मान लिया है कि हम करंट ईयर में कितना उपभोग करेंगे, ये डिपेंड करता है पिछले साल की आय पर। ये उनकी मान्यता है। इसी तरीके से जो निवेश है वो उपभोग में परिवर्तन का फलन है, यानी कि अब कितना निवेश होगा ये उपभोग पर डिपेंड करता है। और उपभोग कौन सा है, चालू वर्ष का उपभोग माइनस पिछले साल का उपभोग, यानी कि पिछले वर्ष का उपभोग और चालू वर्ष का उपभोग का अंतर है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। उपभोग में परिवर्तन पर डिपेंड करता है, इसका मतलब सिंपल सरल भाषा में इसका मतलब ये है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता विद्यमान नहीं है, यानी कि अर्थव्यवस्था संपूर्ण रूप से यूज की जा रही है। जितनी भी अर्थव्यवस्था में आप कह सकते हो एक तरीके से मतलब बचत है, कोई किसी भी प्रकार की बचत नहीं है। एक मिनट हाँ, अतिरिक्त क्षमता नहीं है, सॉरी। अतिरिक्त क्षमता का मतलब है कि अर्थव्यवस्था अपनी पूरी क्षमता पे ऑलरेडी काम कर रही है। तो बच्चों इसका मतलब देखिए यहाँ पे हमने इक्वेशन को उसी तरीके से प्रेजेंट कर लिया है, यानी कि CT, IT और GT। तो C को हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा, YT-1, IT को लिख दिया बीटा,
ct माइनस ct-1 और gt हमारा हो गया। अभी हमने यहाँ पे तो समीकरण सॉल्व नहीं किया, लेकिन जब आप इस समीकरण को सॉल्व करोगे तो आपकी ये वाली वैल्यू आएगी yt इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा yt माइनस 1 माइनस अल्फा बीटा yt माइनस 2। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो हमारा आय का स्तर है, वर्तमान आय का स्तर है, वो पिछले 2 वर्षों की आय के स्तर पर निर्भर करता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है और पूंजी उत्पादन अनुपात यानी कि त्वरक पर निर्भर करता है। यानी कि उनका यह मानना था कि जो हमारी आय का स्तर है वो पिछले वर्षों की आय, पिछले 2 वर्षों की आय अल्फा यानी कि एमपीसी पर और बीटा यानी कि त्वरक पर, इन बातों पर निर्भर करता है। तो इसी के बेस पर उन्होंने अपना एक त्वरक सिद्धांत बनाया और अंतर क्रिया करके 5 प्रकार के चक्रीय उच्चावचन बताए बच्चों। इसको मैं पहले आपको यहाँ पे समझा देता हूँ जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखिए यहाँ हम आपको चक्रीय उच्चावचनों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे हमने दिखाया एमपीसी को और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं ये त्वरक है यानी कि v की वैल्यू। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो एमपीसी है वो 0.5 है और जो v की वैल्यू है वो 0 है, ये वाली कंडीशन। इस केस में एक चक्रहीन पथ बनेगा। चक्रहीन पथ का क्या मतलब है बच्चों कि अर्थव्यवस्था मान लीजिए यहां पे प्रारंभिक संतुलन है, इस जगह पे प्रारंभिक संतुलन है, यहां पे मान लीजिए प्रारंभिक संतुलन है। तो अर्थव्यवस्था में एक तरीके से झटका सा आएगा जैसे ही आप निवेश करोगे, यानी कि क्योंकि निवेश कर रहे हो ना। देखिए जब निवेश करोगे तो एक उच्चावचन आएगा, लेकिन त्वरक 0 है। त्वरक का मतलब है कि जो डेल्टा सी की वजह से जो उपभोग होता है वो 0 है। इसलिए अर्थव्यवस्था एक बार में जैसे यहां से शुरू करेगी तो एक बार में यहां पे पहुंच जाएगी और फिर यहां पे स्थिर हो जाएगी, इस तरीके से। इसको बोलते हैं बच्चों चक्रहीन पथ। इसको क्या बोलते हैं? चक्रहीन पथ। और ये वाला जो एरिया है ये वाला, ये चक्रहीन पथ का है। चक्रहीन पथ तब होता है बच्चों, आप याद रखिएगा, जब v की वैल्यू जो है वो 0 है, यानी कि v की वैल्यू जो है वो 0 होती है और जो k की वैल्यू होती है या आप कह सकते हो अल्फा की वैल्यू होती है, एमपीसी की वैल्यू होती है, ये 0 से ज़्यादा होती है। क्योंकि अल्फा की वैल्यू वैसे भी 0 से ज़्यादा होती है, हम 0.5 मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है इसके बारे में वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। हमने इसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मैं पढ़ के बता देता हूँ कि इस अवस्था में आय के उच्चावचन घटती दर से इस प्रकार उपस्थित होता है कि आय का नवीन संतुलन स्तर प्राप्त हो जाता है। यानी कि बढ़ता तो घटती दर से है, लेकिन नवीन संतुलन स्तर इसको प्राप्त हो जाता है अर्थव्यवस्था में, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। इस अवस्था में त्वरक का प्रभाव नगण्य होता है, यानी कि त्वरक होता ही नहीं है और स्वतंत्र निवेश में वृद्धि से आय का स्तर बढ़ जाता है। तो ये इसकी स्थिति है बच्चों, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया था। एक बार यहाँ से शुरू करेगा और ऊपर की तरफ आ जाएगा घटती दर से बढ़ता हुआ और उसके बाद फिर से वो स्थिर हो जाता है। इसको बोलते हैं चक्रहीन पथ। दूसरे की बात कर लेते हैं। देखिए ये तो हमारा चक्रहीन पथ हो गया। दूसरा है परिमंदित। परिमंदित तब होता है बच्चों, परिमंदित तब होता है जब हमारी एमपीसी जो आप कह सकते हो एक तरीके से, जो एमपीसी है ये हमने 0.5 मान लिया है और v की वैल्यू को 1 मान लिया, यानी कि जो हमारा k है वो बड़ा होता है v से। ये सिंपल मतलब है, क्योंकि जब एमपीसी को 0.5 माना है तो k की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी। ये हमें बिल्कुल भी दिमाग में रखना है। इस स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए अर्थव्यवस्था यहां से शुरू करती है तो धीरे धीरे ऊपर चली जाएगी और ये जो उतार चढ़ाव है छोटे होते चले जाएंगे इस तरीके से। यानी कि ये ऊंचा उतार आएगा, ऊंचा, फिर धीरे धीरे नीचे आएगा, फिर ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, यानी कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे करके इस स्थिति में आ जाएगी। इसको बोलते हैं बच्चों परिमंदित चक्र। परिमंदित चक्र में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में छोटा सा झटका लगेगा, उसके बाद बड़ा झटका आएगा, उसके बाद और छोटा यानी कि जो झटके उतार चढ़ाव है वो धीरे धीरे करके कम होते चले जाते हैं अर्थव्यवस्था में। इस तरीके की स्थिति बच्चों देखने को मिलती है। और ये वाली स्थिति जो है ये परिमंदित चक्र की है, यानी कि इस स्थिति में जो v होता है वो स्मॉलर देन a होता है। तो ये आपको समझना है। इसके अलावा
तीसरा जो चक्र, आप चाहे तो इसको पढ़ा भी सकता हूं मैं बच्चों को। देखिए यहां पे मैं आपको इसके बारे में जो डिटेल हमने लिखी हुई है वो भी आप एक बार देख सकते हो। देखिए यहां पे हमने ये लिखा हुआ है इसके बारे में, परिबंधित उच्चावचन, इस दशा में आय के उच्चावनों का अंतराल नियमित रूप से कम होता चला जाता है। यह चक्र जब तक चक्रीय उच्चावचन समाप्त ना हो जाए। तो इस तरीके का बच्चों ये होता है स्थिति में। मैं आपको नियमित चक्र बता देता हूं, नियमित चक्र किस तरीके से आते हैं। देखिए नियमित चक्र तब आते हैं जब v की वैल्यू और k की वैल्यू बराबर, यानी कि दोनों ही वैल्यू 2 मान लेते हैं हम, तब ऐसे नियमित चक्र आते हैं। तो नियमित चक्र के इसमें क्या होगा, यहां से अर्थव्यवस्था शुरू करती है और लगातार अर्थव्यवस्था इसी के बीच में झूलती रहती है। इसको बोलते हैं बच्चों नियमित चक्र, यानी कि प्रारंभिक अवस्था से ऊपर की जो अवस्था है उसके बीच में झूलते रहना ही, लगातार झूलते रहना नियमित चक्र कहलाएगी। यानी कि ये नियमित चक्र है, ये ऊपर भी जा सकता है लेकिन उतना ही नीचे आएगा, बार बार एक ही पोजीशन पे आएगा, मतलब कहने का ये है। इसको बोलते हैं बच्चों नियमित चक्र। इसके अलावा एक और होता है जिसको बोलते हैं विस्फोटक चक्र। विस्फोटक चक्र में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में देखिए छोटा सा झटका आएगा लेकिन धीरे धीरे ये झटके जो हैं वो बड़े होते चले जाएंगे। इस तरीके के चक्र को बोलते हैं विस्फोटक चक्र, विस्फोटक। और ऐसा तब होता है जब v की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है k की वैल्यू से। यानी कि समझने का मतलब यह है कि v की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी विस्फोट उतना ही ज्यादा होगा, यह मतलब है इसका। अगर हम बात करें चक्रविहीन विस्फोटक पथ, जैसे ये तो देखिए था चक्रहीन पथ, एक और होता है जिसमें अर्थव्यवस्था जो है वो चक्रहीन पथ की तरफ चलती है। यानी कि अर्थव्यवस्था में एक बार ऐसा झटका लगेगा इस तरीके का, ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये वाली स्थिति तो देखिए ऐसे आती है, सॉरी थोड़ा सा अगर बना दिया तो आप याद रखिएगा, इस तरीके की आती है। और इसमें अर्थव्यवस्था जो है वो तेजी से ऊपर की तरफ चली जाती है। इसको बोलते हैं चक्रविहीन विस्फोटक चक्र। यानी कि उन्होंने इस पूरे के पूरे उतार, जैसे आपने टेबल देखी, टेबल में आप v की वैल्यू क्या मान रहे हो और k की वैल्यू क्या, MPC की वैल्यू क्या मान रहे हो, उस पर डिपेंड कर रहा है ना। इसी तरीके से अगर आप अलग अलग टेबल बनाओ जिसमें v की वैल्यू को इस तरीके से रखो जिस तरीके से इसमें बताया, तो सिंपल शब्दों में मैं कहूं, हम क्या करते हैं, MPC को सारे केसेस में 0.5 मान रहे हैं। इस वाले केस में जो v है उसको 0 मान लिया, ये वाला केस में। इस वाले केस में v को मान लेते हैं 1, इस वाले केस में v को मान लेते हैं 2, इस वाले केस में v को मान लेते हैं 3 और इस वाले केस में v को मान लेते हैं 10। तो आप देखोगे कि अर्थव्यवस्था जो है वो इसी तरीके से काम करेगी जिस तरीके से हमने आप बच्चों को समझाया है। देखिए वापस आ जाते हैं इस पे, तो वही सारी बातें लिखी हुई है। नियमित चक्र के बारे में बताया हुआ है कि इस दशा में व्यापार चक्र नियमित क्रम से ऊपर उतार चढ़ाव होता रहता है और ये तब होता है जब k की वैल्यू और v की वैल्यू दोनों को हमने समान मान लिया है। ठीक है, तो इस तरीके का जब व्यापार चक्र बनेगा। विस्फोटक चक्र में क्या होगा, धीरे धीरे उतार चढ़ाव जो है वो बढ़ते चले जाएंगे और धीरे धीरे करके ये उतार चढ़ाव और तेजी से बढ़ेंगे। और विस्फोटक चक्र के बारे में बता दिया है। चक्रहीन विस्फोटक चक्र तब होता है जब एक बार झटका इतनी ऊपर लगे और तेजी से ऊपर चला जाए, जो बिना किसी चक्र के बनता है। तो इस तरीके से बच्चों आपने समझा, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं अगर आप एक बार और चाहें तो। सब कुछ डिपेंड कर रहा है के और उसकी के की वैल्यू पर। मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। MPC की वैल्यू को मान लिया 0.5, तो के की वैल्यू 2 ही होगी। v की वैल्यू को 0 मान लेंगे, तो इस तरीके का आएगा बनेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ ये ऐसे करके स्थिर हो जाएगी, ऊपर जाके फिर से अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाएगी। अगर आप v को मान लेते हो 1, तो छोटे छोटे उतार चढ़ाव आएंगे जो धीरे धीरे घटते चले जाएंगे। अगर आप v को मान लेते हो 2, तो नियमित उतार चढ़ाव आएंगे। अगर आप v को मान लेते हो 3 या 4, तो उतार चढ़ाव बढ़ते चले जाएंगे। और अगर आप v को मान लेते हो बहुत ज्यादा, तो एकदम से वो आएगा, शॉक आएगा। तो ये है बच्चों यानी कि गुणक और तुरक की अंतरक्रिया के माध्यम से जो हमें व्यापार चक्र समझाने की कोशिश की सैमुअल्सन के द्वारा, और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ भी गया होगा। इसके अलावा एक और व्यापार चक्र है जो कि काल्डोर का व्यापार चक्र है, वो हम आपको समझाएंगे। इसके अलावा हिक्स का व्यापार चक्र हमने ऑलरेडी समझा रखा है, वो भी आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगा।
तो बच्चों ये सारे के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लें। इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप में आपको पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज सब कुछ फ्री उपलब्ध है, तो आप हमारी ऐप को भी एक्सेस कर सकते हैं बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई भी होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।